आज आप आके देख लो कि किसी भी गांव में, मेरे गांव में नहीं, किसी भी गांव में पानी है ही नहीं। तो बात है कि पानी अच्छा है, पानी खारी है, मीठा है, वो बात की बात है, पहले पानी हो तो सही। तो दोस्तों, आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, अर्बनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। आए दिन सुनने में मिलता है कि भारत को चाइना को कंपटीशन देने के लिए बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की जरूरत है। हमें और ज्यादा डेवलप होने की जरूरत है। हमें और ज्यादा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू हमें बहुत ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप करने की जरूरत है, विश्व में दूसरे बड़े डेवलप नेशंस की बराबरी करने के लिए। जो कि बिल्कुल सही बात है, जरूरत है हमें। लेकिन ये किस कॉस्ट पे हो रहा है, वो भी ध्यान में रखने की जरूरत है। यानी कि दोस्तों, जब ये इंडस्ट्रियां बनती हैं तो आप ज्यादातर देखेंगे ये कहाँ बनती हैं। ये बनती हैं फॉरेस्ट लैंड पर। फॉरेस्ट लैंड को डिमोलिश करके वहां पर इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी खड़ी की जा रही हैं। रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं। इससे हो क्या रहा है? इससे हमें डेवलपमेंट तो बहुत दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, और हम बात भी करते हैं कि हमारे इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। मगर इसका एक नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि ग्रीन बेल्ट देश से खत्म होती जा रही है। पॉल्यूशन लेवल का स्तर बढ़ता जा रहा है। प्रकृति के तापमान में एक क्रमिक वृद्धि हो रही है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और किसी ना किसी तरीके से ये हम सबकी जिंदगी में इम्पैक्ट कर रहा है, हम सबको प्रभावित कर रहा है। अक्सर हम बातें करते हैं पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, पानी बचाना चाहिए, मगर शायद वो हम लगा भी देते हैं। कई बार होता है हम किसी एक एक्टिविटी या किसी एनजीओ द्वारा किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके हम पौधे लगा भी देते हैं, मगर क्या हम उनका ख्याल रखते हैं? क्या हम वापस जा करके देखते हैं कि वो कितने सही से हैं, या वो खत्म हो गए, मर गए पेड़ पौधे, क्या हुआ उनका? दोस्तों, जरूरत है इस समय एक इंडिविजुअल स्तर पे इस समस्या को समझने की, और इंडिविजुअल स्तर पे कदम आगे बढ़ा करके इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ऐसे ही एक आज हमारे साथ हैं रेवाड़ी जिले से रहने वाले 37 वर्षीय आजाद पंकज जी, जिन्होंने इंडिविजुअल स्तर पे इस समस्या को समझा और एक एनजीओ खोला, द ब्लू एंड ग्रीन होप नाम से, जिसके अंतर्गत वो अपनी तरफ से जो भरसक प्रयास हो सकता है प्रकृति को बेहतर जगह बनाने का, अपने जिले को, अपने गांव को बेहतर बनाने का, वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, आइए सुनते हैं खुद उन्हीं के मुंह से। नमस्कार पंकज जी, कैसे हैं आप? नमस्कार प्रतीक जी, एकदम बढ़िया जी। कैसा नमस्कार। मौसम है सर आज रेवाड़ी जी, में? एकदम साफ है, बिल्कुल धूप निकली हुई है, हवा भी चल रही है थोड़ी। तो आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे, बिल्कुल सब कुछ। बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, हमें समय देने के लिए, कि आप समय दे करके हमारे पास आए, आपने हमसे बात करने के लिए समय निकाला, और आपके माध्यम से बहुत लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं हम, कि किस तरीके से हमें बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, हम अकेले रह करके भी अपने स्तर पे बहुत कुछ कर सकते हैं पर्यावरण के लिए। तो शुरुआत करते हैं। पंकज जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपका जो एनजीओ है, द ब्लू एंड ग्रीन होप, वो किस बारे में है? क्या करते हैं आप लोग उस एनजीओ में? एनजीओ का लक्ष्य क्या है, मोटिव क्या है, और आप लोग कैसे इसको चला रहे हैं? द ब्लू ग्रीन होप पर्यावरण संरक्षण के लिए है। हमारी टीम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनको पर्यावरण में जैसे जो परिवर्तन हो रहे, जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, या पीने के पानी की समस्या जो दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके प्रति सचेत करने के लिए काम करते हैं। और हमने पिछले कुछ समय से जो वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए हुए हैं, वृक्षों का जो संरक्षण करना, और ज्यादातर जो पानी बचाने के प्रयास, लोगों को समझाना, तो ये काम। ये आप कैसे करते हैं पंकज जी? जैसे कि वृक्षारोपण क्या आप लोग खुद करते हैं, या आप मतलब दूसरों की मदद करते हैं वृक्षारोपण में? कैसे करते हैं आप? जी, हम खुद तो पेड़ लगाते ही हैं, उनका संरक्षण तो करते ही हैं। बाकी लोगों से संपर्क करके, उनको भी जागृत करके, जो लोग हमसे जुड़ते हैं, उनके साथ मिलके भी, या लोग, हाँ, हम
पौधे भी उपलब्ध कराते हैं लोगों को, जो लोग पौधे लगाना चाहते हैं। अच्छा, तो सर ये पौधे आप कहाँ से उपलब्ध कराते हैं? आपकी खुद की कोई नर्सरी है या आप बाहर से खरीद करके या कहीं और से लेकर के लोगों को उपलब्ध कराते हैं? जी, हमारी खुद की ही नर्सरी हमने तैयार की हुई है, यहीं से लोगों को पौधे देते हैं। अच्छा, आपने अपनी खुद की एक नर्सरी तैयार करी हुई है। बेहतरीन सर, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो सर क्या सिस्टम है? जैसे कि पौधे जो आप देते हैं मतलब क्या आप उसके लिए चार्ज करते हैं? आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं? क्या सिस्टम है? मतलब आपका जैसे अगर मैं मान लीजिए मैं अपनी सोसाइटी में कुछ पौधे लगवाना चाहता हूँ। मान लीजिए 100, 200, 300 पौधे लगवाना चाहता हूँ। तो क्या सिस्टम होगा? मुझे आपको कैसे अप्रोच करना होगा? आप मुझे क्या-क्या सुविधाएँ देंगे इस मेरे इस एक्टिविटी के लिए और क्या कैसे कर सकते हैं इसको? जी, जैसे पौधों की संख्या है कि आपने हमसे संपर्क किया, किसी भी जो भी व्यक्ति पेड़ लगाना चाहता है, वो हमसे संपर्क करता है, तो हम जाके वो जगह देखते हैं पहले कि ये जगह कैसी है? यहाँ पे पेड़ लगाएँगे, उसके मतलब फ्यूचर क्या होगा उसका? ये नहीं कि जी, आज वो अंडर डेवलपमेंट है, कल को वहाँ दीवार आ जाए, फर्श डाल दी, सड़क निकले। तो पहली चीज़ तो ये है, तो उस जगह का जब पूरा देख कर फिर वहाँ पे कौन-कौन लोग उसका संभाल करेंगे, क्योंकि पेड़ लगाना ही मकसद नहीं है, पेड़ को संभाल के और बड़ा बिल्कुल, करना भी हमारा मकसद है। तो बिल्कुल। जहाँ पर ये सारी चीज़ वहाँ के वो सिंचाई का उसका पानी कौन देगा उनको, सँभालने का क्या व्यवस्था, वो सारी चीज़ करके और कितनी संख्या में पौधे लगने हैं, उसके हिसाब से हम कार्यक्रम तय करते हैं। मान लीजिए 4, 5, 10 पौधे लगने हैं, तो हम जो लगाने वाले बंधु हैं, उनको ही रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको खुद यहाँ आना पड़ेगा और लेके जाएँगे। और जी, अगर जी। पौधों की संख्या ज़्यादा है, 50, 100 पौधे हैं, तो हम खुद हमारे पास कन्वेंस है, हम लोड करके खुद जाते हैं वहाँ पे और 4-5 पौधे हम अपने हाथ से भी वहाँ लगाते हैं। तो अच्छा, हमारा भी कंट्रीब्यूशन उसमें रहता है और पौधे बिल्कुल निःशुल्क देते हैं सभी को। अच्छा ये पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसके लिए आप कोई चार्ज नहीं लेते? जी, कोई चार्ज नहीं होता इसका। बहुत बढ़िया सर। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ आपने बताई पंकज जी कि आप खुद जाकर के साइट विज़िट करते हैं, पूरा समझते हैं कि इन पौधों को देखेगा कौन? इनका संरक्षण कौन करेगा? इनको पानी कौन देगा? और सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आप कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे लगाया जा सकता है और आप निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको ये एनजीओ खोलने का, इस आइडिया का कि एक अपनी नर्सरी मैं खोलूँ खुद से और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट्स प्रोवाइड करूँ और सैपलिंग जिनको हम कहते हैं, पौधे प्रोवाइड करूँ मैं लगाने के लिए और ये आइडिया आया कैसे सर? जी। प्रतीक जी क्या हुआ मतलब जो मैं गाँव से हूँ, मेरा गाँव बिल्कुल हरा-भरा है एकदम से और जी, मेरी पढ़ाई बाहर हुई है। तो शहर में जाना गाँव से निकल के तो ऐसा लगता है कि हमारा कुछ छूट गया है। देखते बिल्कुल, हैं तो शहर में हरियाली कम है, गाँव के अपेक्षा। जी, तो प्रयास किया जब हम पढ़ते थे तो वहाँ भी वृक्षारोपण करते थे, वहाँ भी ये रूटीन का काम था। तो ये एक मतलब संस्कारों में एक चीज़ थी। तो जी, आप मेरे पीछे एक दीवार देख रहे होंगे, ये मात्र जी, 1 एकड़ दूर है। ये मुश्किल से 100 मीटर दूर है मुझसे। बड़े-बड़े गोडाउन खुल गए हैं यहाँ पे, वेयर हाउसेज़ आ गए हैं। ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है और जो जो पूरी इकोनॉमिकल ग्रोथ है, उसका इम्पैक्ट आता है और सिटी में तो कम है, लेकिन अब वो जो हमारे फार्म्स थे, फार्म लैंड थी जो, वो सब अब कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट होके सब कहीं के पेड़, हरियाली गायब है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कोई पेड़ नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। जी, ये स जी, यही चीज़ थी जो मुझे मतलब परेशान करती थी कि शहर तो चलो ठीक है, लेकिन मेरे गाँव की ज़मीन भी चली जाएगी, हरियाली हमसे छिन जाएगी। तो जहाँ-जहाँ भी जगह बची हुई थी जो इन जैसे इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स के बाहर या कहीं भी रोड साइड में, तो वहाँ पे हमने पेड़ लगाना शुरू किया ताकि हम अपने फ्यूचर को बचा सकें। वो हरियाली जो मतलब जहाँ पे बचपन गुज़रा है उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए शुरू किया था ये। 2012 में। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देखते गए कि पिछले 4-5 सालों से तो बहुत बुरा हाल हो जाता है ये पॉल्यूशन का, साँस लेना दूभर हो जाता है। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को थोड़ा-सा और तेज़ करना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, जो लोग जागरूक हैं, जो लोग समझदार हैं। तो ऐसा था कि मैंने सिर्फ़ ये सोचा था, ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे थे। मैंने शुरू किया तो साथ के साथ और लोग भी कर रहे थे। तो उनसे जुड़ा, तो जब हम पौधे लगाते थे तो पौधे कहीं न कहीं से लाने पड़ते थे, या तो सरकारी नर्सरी से लाते थे या अगर सरकारी नर्सरी में नहीं मिलते थे तो प्राइवेट से खरीदने पड़ते थे। जी, तो एक पौधा मतलब
दिल्ली के थोड़ा-सा एनसीआर एरिया में तो 100 के आस-पास मिल जाता है, लेकिन दिल्ली सिटी में या गुड़गाँव सिटी में वही 150 से 200 रुपए का आता है। तो मुझे लगा कि जो जो समस्या मेरे सामने आ रही थी कि अगर मैं 50 पेड़ लगाना चाहता हूँ, तो उन 50 पेड़ों के लिए एक अच्छा अमाउंट मतलब मुझे खर्चना पड़ेगा। उसको या तो मुझे अर्न करना पड़ेगा या मुझे अरेंज करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही जितने भी जो हमारे साथी चाहते हैं कि परिवर्तन हो और ये जो समस्या बढ़ेगी, उससे मुकाबला करने की तैयारी में लगे रहें। तो पेड़ों उनके सबकी जो मुख्य ज़रूरत थी वो थी पेड़। तो उसको पूरा करने के लिए एक जो खर्चा है वो खर्चा सब कोई वहन नहीं कर पाएगा और लेकिन प्रयास को सबको करना चाहिए। तो मुझे मेरा रोल लगा कि क्यों ना मेरे पास ज़मीन है, पानी है और मैं कर सकता हूँ। तो थोड़ा बहुत मेरा इसमें इंटरेस्ट भी था। हम गाँव से हैं तो गाँव में ये सब चीज़ें एक सामान्य से होती है कि हम पेड़ों के बीज से पेड़ बनता देखते हैं। तो जी, मेरे दिमाग में भी यही चीज़ थी कि चलो बाकी लोग जो प्रयास कर रहे हैं उनको मैं ये चीज़ कम से कम पौधे उपलब्ध करा दूँ ताकि उनका जो पैसा बचेगा वो उन पेड़ों की सुरक्षा के लिए जैसे कुछ तारबंदी करने की उस चीज़ में वो खर्च हो जाएगा। तो ये प्रयास भी जो छोटा पेड़ होगा बड़ा पेड़ भी बन जाएगा, छोटे पौधे से बड़ा पेड़ भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये शुरू किया ताकि खर्चा ना लगे लोगों का। बहुत, बहुत ही ज़्यादा नेक ख़यालात हैं पंकज जी। मैं जितना तारीफ़ करूँ कम है क्यों तो इसमें एक चीज़ सर मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जैसे जो आपने अपनी नर्सरी सेटअप करी आपने बताया, उसकी सर अभी कितनी बड़ी नर्सरी है? क्या यानी कि मतलब क्या क्षमता है उसकी? कितने पौधे आप प्रोवाइड कर सकते हैं? आज आज मेरे पास 40,000 पौधे बिल्कुल तैयार हैं नर्सरी में जो लगाने की स्थिति में है। और इसकी क्षमता 2 लाख पौधे हैं। हमने क्यारियों में अगले जो अभी सर्दी है तो थोड़ा दिन बाद वो कार्यक्रम शुरू होगा दोबारा से। तो हमने पौधे छोटी पौध होती है उनको लगाए हुए हैं, उगे हुए हैं। जैसे ही थोड़ा गर्म मौसम आता है वापस सर्दियाँ खत्म होती है तो हम उनको थैलियों में ट्रांसफ़र करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो तब हमारी कैपेसिटी फुल हो जाएगी। हम अगस्त जो बरसात का मौसम आएगा अगला, उसमें 1 लाख पौधे आराम से अपने साथियों को दे सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्यों ना पंकज जी एक काम करें, आप अगर पॉसिबल हो सके सिंस मुझे दिख रहा है कि शायद आप अभी अपनी नर्सरी में ही हैं, जी। तो हमारे व्यूअर्स को आप एक जल्दी से 1 मिनट में अपनी नर्सरी का थोड़ा-सा लुक दें। जी, जी। 1 सेकंड। देखिए इसमें नीम के पौधे हमने ये कवर किया हुआ है क्योंकि सर्दियां हो रखी है तो पौधे जी, नीम के डैमेज हो जाते हैं उसमें। जी। ये नर्सरी बहुत बढ़िया सर, बहुत ये कुछ छोटे पौधे हैं इसमें अभी। जी, जी। इनमें भी पौधों को कवर किया हुआ है। ये क्यारियां हैं। वो ठंड से बचाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। जी जी जी। इधर भी है और ये बड़े पौधे हैं सबसे बड़े पौधे ये। जी, जी। और कुछ ये हमने इसमें कवर किया हुआ है। तो ये थोड़े स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे क्योंकि कवर है ना उसमें नीचे जाना पड़ेगा। नहीं, नहीं, कोई दूसरी बात साइड दिखाते हैं। आइडिया लग गया। काफ़ी बड़ी नर्सरी है आपकी और काफ़ी आपने इसको मेंटेन भी किया हुआ है, जो मुझे दिख रहा है। तो पंकज जी, एक सवाल जो मेरे दिमाग में एक और आ रहा है आपकी नर्सरी को देखने के बाद, आपने इतनी बड़ी नर्सरी बनाई हुई है और लगभग कितना टाइम हो गया सर इसको? ये हमने वैसे तो 2 साल से की हुई है, लेकिन 2 साल पहले जो प्रयास था वो छोटा था। तब जी, हमने 10,000 के करीब पौधे तैयार किए थे। जी। लेकिन इस वर्ष लॉकडाउन के टाइम पे हमने ये पूरी नर्सरी तैयार की है। अप्रैल 2020 से शुरू की थी। बड़े ले कि आप इसमें जो पूँजी लगा रहे हो, वो कहाँ से लगा रहे हो? क्या आप अपनी खुद की पूँजी लगा रहे हो? और दूसरा सर आमदनी का आपने क्या सोचा हुआ है? क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो तो आमदनी कैसे हो रही है? इसको सर आप बड़े स्केल पर कैसे लेके जाओगे? जी। मेरे कॉलेज का ग्रुप है जी पूरा। वहाँ पे 22 लड़के हैं। मतलब दोस्त हैं, लड़के थे पहले अब बड़े हो गए। तो जी, 22 दोस्त हैं मेरे और मेरे भाई हैं बड़े और मेरे भाई के साथी हैं सभी सभी अच्छी सेटल हैं। तो उन सब का ही ये प्रयास था कि वो सब भी वर्किंग है।
तो वो कहते हैं कि वो सब वर्किंग होने के कारण समय नहीं निकाल पाते इस चीज़ के लिए। तो जी, मैं तो वो सारी ज़िम्मेदारी मुझे दी हुई है और वो बाकी जो चीज़ें हैं वो सब वो सँभालते हैं। जी, जी। तो यानी कि जो अभी आपका जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, जो भी पूँजी निवेश की ज़रूरत होती है, वो आप दोस्तों से, अपने दोस्तों से, भाई के दोस्तों से अभी अपने से ही मैनेज कर रहे हो। आपने जी। अभी तक डोनेशन या फंडिंग के लिए कोशिश नहीं करी है। थैंक यू। और सर इसके आपने कुछ सोचा है इसकी आगे चल के, क्योंकि देखिए एक लिमिट के बाद आपको कुछ सोर्स ऑफ इनकम की भी ज़रूरत होगी, आमदनी की भी ज़रूरत होगी। तो आपने इसको बढ़ाने के लिए कुछ सोचा है कि आप इसको कैसे बढ़ाना चाहते हो? कैसे इसका विस्तार करना चाहते हो? देखिए, हमारा मकसद आमदनी बनाना तो नहीं है, लेकिन जैसे और दिल्ली एनसीआर में साथी काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं दिल्ली एनसीआर में या जहाँ भी दुनिया भर में, तो हम यहाँ से दिल्ली 60 किलोमीटर पड़ती है जी। तो यहाँ से पौधे तो लेके नहीं जा सकते, तो जी, उनके साथ वहीं मिलके छोटी-छोटी नर्सरियाँ जैसे हमने यहाँ पे तैयार की है सीड से, तो वहाँ ऐसे ही जो भी साथी जुड़ेंगे उनके वहीं स्थानीय उस जगह पे ही हम तैयार करवाएँगे, क्योंकि लाने ले जाने में भी पेड़ों का नुकसान होता है, बिल्कुल, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। जी, जी। तो यानी कि आप दिल्ली एनसीआर में आपका ये सोचना है कि आप टाई अप करोगे जो और लोग आपके साथ और इसी सोच के साथ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं कि वो भी अगर उनके पास किसी के पास एक कुछ खाली ज़मीन पड़ी है, वो उसपे कुछ नर्सरी बना करके वो भी इस तरह का कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप उनको सपोर्ट करोगे, आप उनकी जा कर के जगह देख कर के कि कौन से पौधे वहाँ कैसे चलेंगे, उनको गाइडेंस जी। प्रोवाइड ये हेल्प करोगे आप। पंकज जी, इसके साथ में मुझे एक बात बताएँ, जैसे कि आपने मुझे अभी पीछे दिखाया भी था, आपके यहाँ पे गोडाउन खुल गया है और जब पहले मेरी आपसे बात हो रही थी, तब भी आपने बताया था कि आपके यहाँ पर और इंडस्ट्रीज़ सेटअप हो रही हैं और आपकी खुद की ज़मीन भी खतरे में है, कि वो भी हो सकता है चली जाए, आपके पास ना रहे। उसके बारे में कुछ बताएँ, क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए जी, दिल्ली से आप मुंबई जाते हैं ना, तो जो ये इकोनॉमिकल कॉरिडोर है एक तरह का, ऑटोमोबाइल हब है हमारा क्षेत्र। जी, तो जितनी बाहर से मैन्युफैक्चरिंग होती है चीज़ें और कंज़्यूम होनी है दिल्ली में, उन सब के स्टोरेज यहाँ हमारे आस-पास के गाँव में, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में अभी बनाए जा रहे हैं। तो उसके कारण से लैंड एक्वायर हो रही है, तो ये तो ऐसा है नहीं कि मल्टी स्टोरी बना देंगे। जी, तो तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्म लैंड को एक्वायर किया जा रहा है और मैंने मेरे पीछे मतलब आपको एक बार फिर से अगर दिखाना चाहूँ, आप इजाज़त दें तो, बहुत सारे, कोई लाल रंग का है, कोई नीले रंग का है, कोई सफ़ेद रंग का है। 1-1 लाख, डेढ़-डेढ़ लाख स्क्वायर फीट्स के वहाँ पे गोडाउन हैं। सड़कें वो डबल करी मतलब पहले छोटी सड़कें होती थी, 10 फीट की, 12 फीट की, अब उनको 40-40 फीट चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं। तो उन सड़कों के किनारे जो पेड़ थे, वो पेड़ बिल्कुल काट दिए गए। तो क्योंकि वो डेवलपमेंट के लिए वो भी ज़रूरी है। तो जी, जो डैमेज हो रहा है उसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसको भविष्य में ठीक तो किया जा सकता है, भविष्य के लिए तैयारी तो की जा सकती है। तो ये मैं आपको हल्का-सा दिखा देता हूँ पीछे मेरे, जी, जी, और इजाज़त ये देखिए, आपको सामने ब्लू कलर का दिखेगा, जी, ब्लू के पीछे फिर व्हाइट है, फिर ये रेड है, इधर फिर ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल मतलब जो कहते हैं ना, गले तक पानी आ गया है, जी, 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 सिचुएशन हो गई है। और अभी हमारे यहाँ 60 एकड़ में एक अमेज़न का एक स्टोरेज का बड़ा बन रहा है यहाँ पे। तो उसकी वज़ह से और ज़्यादा कंपनियाँ इधर की अट्रैक्ट हो रही है, इन्वेस्ट कर रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब वो जो हम जिस चीज़ को डर रहे हैं, जिस चीज़ से हमारी आँखों के सामने हो जाए। कि एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एक साइकिल को सभी समझते हैं, वो साइकिल है। सरकार या इन पे नहीं छोड़ सकते। तो वो साइकिल टूट र नज़र आ रहा है, कहीं टूट सा है वो। जैसे सरकारें अभी प्रयास कर रही है, कैच द रेन एक कैंपेन शुरू किया सरकार ने कि जो रेन वाटर को हार्वेस्ट करो। जी, तो वो सही मायने में जब पेड़ नहीं रहेंगे, वन नहीं रहेंगे तो रेन कहाँ से होगी? और जब रेन जी, ही नहीं होगी तो हार्वेस्ट क्या करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, रेन हार्वेस्ट करने के लिए रेन वाटर को तो रेन आनी ज़रूरी है, रेन के आने के लिए पेड़ ज़रूरी है। तो ज़रूरी। इस सब के रूट में पेड़ का एक रोल है मेजर। तो उसको और अथॉरिटीज़ पे नहीं छोड़ सकते इसको। अगर अथॉरिटीज़ पे छोड़ते
तो ये चीज़ नहीं होती जो आज हो रही है। आपने बिल्कुल सही बात बोली। सिर्फ सरकार के नियम बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उनको फॉलो ना करें। एक जी। एग्जाम्पल है सर कि हमारे नियम तो ट्रैफिक के लिए भी बहुत है, लेकिन ट्रैफिक रूल फॉलो करने वाले शायद 1-2 दिखते हैं रोड पर। तो नियम बनाने से नहीं होगा, हमें अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी और हमें आगे बढ़ कर के अपना रोल जो है कि हम आने वाली जनरेशन को क्या देना चाहते हैं, वो हमें सोचना होगा, उस हिसाब से हमें काम करना होगा। तो पंकज जी, एक बहुत ही अच्छी बातचीत। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप इस माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी चर्चा करी कि है ना, कि हमें पेड़ बचाने चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए। लेकिन लोग कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे पेड़ लगाने के अलावा और क्या कर सकते हैं? इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कुछ-कुछ कदम ऐसे उठा सकते हैं या कुछ अपने बदलाव ऐसे कर सकते हैं कि जिससे कि छोटा लगेगा, लेकिन अगर बड़े लेवल पर देखेंगे तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी हो सकता है। देखिए, जो चीज़ें भोजन है, वायु है, हवा और पानी, ये सब तीनों चीज़ें ही हमारे मन मस्तिष्क जो हमारा शरीर है, सब पे इनका असर होता है और यही चीज़ें आजकल दूषित हो रही है। तो व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये चीज़ लगभग पहुँच तो रही है, सभी जागृत भी हो रहे हैं, लेकिन उनके जो प्रयास है, उनको जो उस सकारात्मक रूप से वो मतलब धरातल पे ला नहीं पा रहे हैं। और जी, उसके लिए जैसे मैं आपको बताऊँ क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो सभी जानते हैं। घर में सबके घर में पानी जब फ़िल्टर करते हैं, पानी को साफ़ करने की मशीन लगी होती है आरओ, तो उसमें आप 10 लीटर पानी फ़िल्टर करने के लिए 40 लीटर उसमें आप वेस्ट करते हैं। यानी 1/5 हिस्सा उसका आपको मिलता है और 4/5 हिस्सा उसका 80% वेस्ट चला जाता है, ड्रेन हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर लोग कर भी रहे हैं, समझदार भी हैं वहीं, तो उस पानी को जो ड्रेन को कलेक्ट करके सारे को, उसको हम चाहे अपने गार्डन में, किचन गार्डन में या हमारे घर के दूसरे कामों में, कपड़े धोने में या फर्श साफ करने में, जो भी दूसरे काम है उसमें उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये कुछ और कुछ उस और चीज़ें जैसे हम गाड़ियाँ धोते हैं, हम नहाने के तरीके, शावर से नहाने से में और बाल्टी से नहाने में बहुत फ़र्क होता है और एक बड़ा मतलब आप कहिए आपको 50% पानी आप सीधा नहाते-नहाते बचा सकते हैं, मात्र क्योंकि हमारी पानी का कंज़म्पशन है हमारी सुबह नहाते टाइम, वॉशरूम में या और जैसे पीने ड्रिंकिंग में या कुकिंग में जो पानी काम में आता है वो। तो उन सभी में ही आप छोटे-छोटे प्रयासों से पानी का एक बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं क्योंकि वो भी पीने योग्य पानी आपको जो सप्लाई किया जा रहा है एक बैलेंस नहीं है कहीं भी वो सप्लाई। कहीं तो बिल्कुल पानी नहीं पहुँच रहा, टैंकरों से पानी जा रहा है, उसी सिटी के एक हिस्से में आपके पास इतना पानी है कि आप उसको वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसा जो पानी आप बचाएँगे, वो पानी फिर जिन लोगों तक नहीं पहुँच रहा, उनके हिस्से में भी वो पानी आएगा। तो इससे उन लोगों के जीवन की वो क्राइसिस जो खत्म होगा, तो ऐसे नहाते समय मग का भी फ़र्क होता है। मैंने प्रैक्टिकल किया है कि मग बड़े मग से नहाएँगे, तो आप जल्दी मतलब ए, द 20 लीटर की बाल्टी को आप फटाफट खत्म कर देंगे और वो पानी वेस्ट सर पे नहीं गिरता, वो पानी वेस्ट जाता है। लेकिन अगर आप छोटे मग से नहाएँगे आप मतलब 1 लीटर से का मग होता है स्टैंडर्ड, उससे नहाइए तो उसमें आपको पानी बचेगा। जी, वैसे अलग-अलग साइज़ के मग होते हैं, लेकिन छोटे मग से नहाएँगे तो उसमें पानी बचता है और अ, वो जब बचता है तो एक खुशी आती है कि हाँ, लगातार आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो अंदर से चीज़ पता चल जाएगी। जो कॉर्पोरेट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो वॉशरूम में जेंट्स के लिए तो एटलीस्ट वो स्टैंडिंग वो जो स्ट्रक्चर होती है अलग से, वो प्रोवाइड करें ताकि उसमें पानी कम कंज़्यूम होता है। तो ये एक बड़े लेवल पे क्योंकि ऑफ़िस में स्टाफ है 100 लोगों का, तो वो दिन में 2 बार तो फ्लश करते ही हैं। तो आप देखिए उस 2 बार में ही कितना पानी ऐसे चला जाएगा। और पानी पानी होता है जी, वो ड्रिंकिंग है या नहीं है, लेकिन वही पानी क्यों फ़िल्टर करने के तरीके हैं हमारे पास। बात तो यही है कि चाहे गंदा पानी हो जिस मतलब जो ये साल्टी वाटर है या जो वैसा पानी भी नहीं पहुँच रहा लोगों के पास तो। समस्या तो पानी बाद की बात है, वो कैटेगराइज़ बाद में करेंगे, वो पीने का है या वो नहाने का, कैसा भी पानी नहीं है लोगों के पास।
आप ये नजफगढ़ के क्षेत्र में जाइए, नजफगढ़ में जाइए या इधर ग्वाल पहाड़ी के नीचे एरिया में दिल्ली में चले जाइए, वहां पे कॉलोनीज में ट्रक आता है, वो टैंकर आता है और टूट पड़ते हैं लोग मधुमक्खी की तरह। तो ये स्थिति तो मैंने देखी हुई है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मैंने दूसरे ग्रह की कोई बात कर दी या विदेश की कर दी। मेरे खुद के जो जहां मैं रहता हूँ उससे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर ही गवाल पहाड़ी नजफगढ़ में भी हमारी रिश्तेदारी है। तो हम देखते हैं हालत। मतलब जब ये चीज बचपन में सुनते थे भाई बोतलों में बिक रहा है पानी, सुनते कभी अगर हमारे बड़े बुजुर्गों से पूछो तो उनको मजाक लगता है। जी, बड़े बुजुर्गों के टाइम में अभी 40-50 साल पहले हमारे पिताजी के समय में हमारे गांव में जोहड़ होता था। पहले बिजली नहीं थी, ट्यूबवेल नहीं थे, वो जोहड़ का पानी उसी से सारा गांव प्यास बुझाता था। आज आप आके देख लो कि किसी भी गांव में, मेरे गांव में नहीं, किसी भी गांव में पानी है ही नहीं। तो बात है कि पानी अच्छा है, पानी खारी है, मीठा है, वो बात की बात है, पहले पानी हो तो सही। पानी तो सही। इसी में ही ये है कि सबसे पहले स्वयं से शुरू करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ जी, कि मेरा मेरा क्या मैं विनाश के लिए या विकास के लिए, या वो अपना रोल डिसाइड करना है। फिर आती है बात कि क्या करना है। पानी नहाते समय बचाना है, और मतलब सारा। और आरओ का जो मैंने बताया, सब हर घर में आरओ है। आप जी, डेली 50 से 100 लीटर बचा सकते हैं। जी, जी, ये एक साधारण घर में जो 200 लीटर 300 लीटर पानी नॉर्मल होता है, तो दो घर मिलके एक घर को पानी पिला सकते हैं। देखिए बिल्कुल, इतना। तो आरओ का भी बचा सकते हैं, नहाने में बचा सकते हैं, और गाड़ियां गाड़ियां तो आजकल हर घर में है। जी, गाड़ी धोने में भी। तो पानी बचाने के तरीके तो बहुत ही हैं। जी, जागरूकता भी बहुत है लोगों में। बस एक बार सच्चे दिल से अपने आप को जगाना है और जुड़ जाना है। आज के जब व्हीकल्स इतने बढ़ गए हैं, कार्बन एमिशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज से धुआं लगाता है। धुआं तो छोड़िए, जो मतलब हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनको ये इंडस्ट्री वाले लोग बोर करके नीचे ड्रेन करते हैं जी, अंडरग्राउंड। और तो वो मतलब अथॉरिटीज पे नहीं डाल रहे उस चीज को। वो चीज हमारे, वो लोग भी हमारे, कोई चाचा होगा कंपनी में, कोई मैनेजर, कोई भाई होगा, तो उनकी भी समस्या है कि उनके पास इन चीजों का सोल्यूशन ही नहीं है कि करें क्या। जी, तो उसका असर किस पे आएगा? उसका असर हम सब पे आएगा। अब पराली फूकी पंजाब के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने, भुगत दिल्ली रही है। तो करेगा कोई, भरेगा कोई दूसरा। इंडस्ट्री ने केमिकल डाला नीचे, अब वो जहरीला पानी अंडरग्राउंड जो जहर फैल गया, पिएगा कौन उसको? तो सही। ये सब इसमें तो धीरे 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 सब कुछ सिकुड़ता सा आ रहा है। मैंने बताया ना कि मेरे एक मात्र 100 मीटर दूर तक एक दीवार खिंच गई। अब मैं, नाम आजाद पंकज है लेकिन आजादी तो खतरे में, कहाँ उड़ूंगा? है ना? तो उसको बचाने के लिए आप 2 किलोमीटर के रोड पे जाएंगे, आपको एक पेड़ छाया में बैठने के लिए नहीं मिलेगा। जी, जी, ये अब रोड बनाना जरूरी है क्योंकि फिर वो बेरोजगारी खड़ी हो जाएगी। जी, ग्रोथ भी तो जरूरी है। तो जो भाई बंधु नौकरी कर रहे हैं उनका काम उन पे छोड़ते हैं, जो इंडस्ट्री मैनेज कर रहे हैं उनका काम इंडस्ट्री मैनेज करने पे उनका पे छोड़ते हैं। हमारा काम है ये ग्रीनरी मैनेज करना, इसको बढ़ाना। जो ये ग्लोबल क्राइसिस जो हो रहा है उसमें, तो जो भी बंधु, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है, जिस तक भी मेरी आवाज जा रही है, वो बेहिचक मेरा नंबर भाई साहब शेयर कर देंगे, या आप ब्लू ग्रीन होप की जो साइट है या उनके पेजेस हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वहां से संपर्क कीजिए आप। वही वही बात है, 2-4 पेड़ चाहिए तो आपको आना पड़ेगा। कुछ थोड़े कदम आप बढ़ाओ, थोड़े कदम हम बढ़ाएंगे, फिर देखिए हम, जो ये चैलेंज है, चैलेंज था कभी, इतिहास हो जाएगा। यकीन बता रहा हूँ। मेरा टारगेट, मतलब मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, आप सबसे मिलके छोटे छोटे प्रयास से ऐसे करेंगे जैसे जो चीज बिगड़ी है वैसे सुधर भी जाएगी। बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छी बात कही आपने पंकज जी। और ये जो आपने आरओ का एग्जांपल दिया, इस पे मैं खास करके लोगों को कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी चीज है कि जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको कोई नहीं करना है। आरओ का ड्रेन पाइप होता है, उसको सिर्फ उठा करके उस पाइप को एक बड़ी बाल्टी ले लें, एक बाल्टी ले लें, उसमें डाल दें, या एक बड़ा जो कंडाल आता है, या एक कोई भी बड़ा बकेट ले लें, उसमें डाल दें। पूरे दिन भर का अगर आपने उस आरओ का 100 लीटर पानी बचा लिया, तो पंकज जी ने एकदम सही बात बोली। वो 100 लीटर पानी से आप घर की सफाई करवा सकते हैं, आप अपने पेड़ों में डाल सकते हैं, आप अपनी गाड़ी धोने के लिए यूज कर सकते हैं। ये चीज मैंने खुद ने देखी है, लोग गाड़ी धोने के लिए पीने योग्य पानी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों,
जो पंकज जी ने बात बोली, पानी पीने योग्य हो या ना हो, वो तो बहुत बात की बात है। पहले पानी हो। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो आप अपने जीवन शैली में बदलाव ला करके बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और जैसा कि पंकज जी ने बताया कि शायद आप एक जन अगर छोटे बदलाव करके शायद एक पूरे परिवार को पानी पहुँचा सकता है, इतना बदलाव आ सकता है। इसको लोग पहचानें और सोच आपके अंदर ऑलरेडी है, प्रयास को थोड़ा बढ़ाएँ और उसको धीरे याद करें। और मैं बहुत-बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा पंकज जी आपको। आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें धन्यवाद। ज़रूरत है आपके जैसे लोग और आगे बढ़ें और इस तरीके का काम करें और पहले अपने से शुरुआत करें जैसे आपने कहा और एक बार वो हो जाए तो फिर और अपने आस-पास को भी बेहतर बनाने की शुरुआत करें। तो बहुत-बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए और एक बहुत अच्छी सोच हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी, आपका जी, प्रयास आप चाहेंगे कि और आगे बढ़े, आप और अच्छे से इसको करें, आपका इस प्रयास को सफलता मिले, यही हमारी शुभकामनाएँ हैं। और इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा आपसे।